चुड़ैल का खिलौना। नैना अपनी बेटी को लेकर पार्क जा रही थी। तभी उसकी बेटी चिक्की गुड़िया की शॉप में गुड़िया देखकर कहती है, माँ माँ देखो ना, वो गुड़िया कितनी सुंदर है। मुझे वो गुड़िया चाहिए माँ, मुझे अंदर लेकर चलो ना उस दुकान में। नहीं बेटा, वो बहुत महंगी गुड़िया होगी, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। माँ मुझे वो गुड़िया बहुत अच्छी लग रही है, आप चाहो तो मेरी गुल्लक के पैसे ले लो, लेकिन मुझे वो प्लीज गुड़िया दिला दो, मुझे वो बहुत अच्छी लग रही है माँ, प्लीज माँ। चिक्की की बात सुनकर नैना उसे वो गुड़िया दिलाकर घर पर ले आती है, जिसके साथ चिक्की खेलने लगती है। अरे वाह माँ, ये गुड़िया तो बहुत अच्छी है, इसकी आंखें देखो ना, अपने आप टिम-टिम करती है। हाँ, पर मुझे इसके कपड़े बहुत गंदे लग रहे हैं। मैं तुम्हारी डॉल के लिए एक नए कपड़े बनाऊंगी। ठीक है माँ। चिक्की बहुत देर तक उस गुड़िया के साथ खेलती है और उसे गिरा भी देती है, जिससे वो और गंदी बन जाती है। तभी चिक्की कहती है, तुम तो बहुत गंदी हो गई हो, तुम्हें तो नहलाना ही पड़ेगा, और सर्दी हो रही है तो गर्म पानी से नहलाऊंगी। अरे नहीं नहीं, मुझे नहीं नहलाना, मैं जल जाऊंगी, पहले इतना गंदा कर दिया है तुमने मुझे। फिर चिक्की सारा गर्म पानी उस डॉल पर डाल देती है, जिसके बाद वो जलकर कहती है, अरे लाम लाम, माल डाला मुझे, ताता कर दिया, इस बच्ची को नहीं छोड़ूंगी, उसने मुझे ताता कर दिया। चलो अब तुम थोड़ी साफ सुथरी लग रही हो, यहाँ बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए माँ से नए कपड़े लाती हूँ। ये बोलकर वो अपनी माँ के पास चली जाती है। वहीं चुड़ैल कहती है, अब मैं भी इस लड़की को नहीं छोड़ूंगी, इसने मेरे साथ इतना सब कर दिया, मुझे ताता कर दिया। ये बोलते ही चुड़ैल उस चेयर से उठकर चलने लगती है। फिर बिस्तर पर आकर बैठ जाती है। लाल आंखें करके वो पोएम गाती है। रिंगा रिंगा रोजेस, पॉकेट फुल ऑफ रोजेस, आयशा ओशा, वी ऑल फॉर डाउन। माँ, डॉल अपने आप इधर से उधर गाना गा रही है। मम्मा जल्दी आओ, मम्मा मम्मा। चिक्की उस गुड़िया को हिलता जुलता गाना गाता हुआ देख लेती है, जिसके बाद वो बहुत डर जाती है। वो कमरे से निकलने के लिए बाहर भागती है कि चुड़ैल डॉल उस दरवाजे को बंद कर देती है। उस कमरे की लाइट जलने बुझने लगती है, मानो कमरे में तूफान सा आ जाता है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, तुम गंदी डॉल हो, तुमको यहाँ नहीं लाना चाहिए था। चिक्की, तुझे पता है मैं तेरे साथ यहाँ पर खेलने आई थी, पर तूने तो मुझे गर्म पानी से जला दिया, अब मैं तुझे भी मार डालूंगी और खेलूंगी नहीं तेरे साथ, कट्टी। माँ मुझे बचाओ माँ, आ। चिक्की के चिल्लाने की आवाज के साथ उस कमरे की लाइट बंद हो जाती है, और जब जलती है तो चुड़ैल डॉल से निकलकर चिक्की के अंदर आ जाती है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और वो घर से बाहर निकलकर एक पहाड़ पर पहुंच जाती है। और चुड़ैल अपने असली रूप में आकर उस गुड़िया को हाथ में लेकर कहती है, तुम गंदी बच्ची हो, अब मैं तुमको यहाँ से गिरा दूंगी, उसके बाद तुम मर जाओगी। लाल परी आजा, टीका लगा जा, पीछे मुड़ कर देख, तालियां बजा जा। ये कहते ही चुड़ैल उस छोटी सी बच्ची को पहाड़ों से नीचे फेंक देती है। फिर चिक्की मर जाती है। चुड़ैल के लफ्ज सुनकर अनुमान लगाया जाता है कि वो एक मानसिक संतुलन से ग्रस्त आत्मा है, जो एक डॉल में ही रहती है। चिक्की तो मर गई, अब मैं किसके साथ खेलूं? मैं फिर से उसी दुकान में किसी खिलौने के अंदर चली जाती हूँ, वहाँ मेरा कोई दोस्त आएगा और मुझे ले जाएगा, फिर हम दोनों खेला करेंगे। ये बोलते ही चुड़ैल उस डॉल में चली जाती है। कुछ देर बाद वो उसी दुकान में जाकर एक टॉय कार में घुस जाती है। उस गाड़ी की हेडलाइट जलने बुझने लगती है और अपने आप वो नाचने लगती है। धूम मचा ले, धूम मचा ले, धूम मचा ले, धूम 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 मचा ले, धूम मचा ले, धूम। तभी दुकान वाला उस कार को चलता हुआ देख कहता है, अरे
मैंने इस खिलौने में तो सेल डाले ही नहीं, तो ये कार कैसे चलने लग गई अपने आप? अरे वापस उठाकर रख देता हूँ, वरना पुरानी होने पर फिर कोई पैसे कम करवा लेगा। दुकान वाला खिलौने को उठाकर रख देता है, तभी रमन आता है। अरे भैया, जरा मुझे कोई ऐसी कार दिखाइए जो चलने में एकदम बढ़िया हो, लाइट वाली। मेरे बेटे का जन्मदिन है, इसलिए मैं उसे वही देना चाहता हूँ। ये एकदम अच्छी वाली गाड़ी है, मैं चलाकर दिखाऊं? जी दिखाइए। जैसे ही दुकान वाला उस कार का बटन ऑन करता है, वो कार फिर से नाचने लगती है और उसकी लाइट जलने बुझने लगती है। जबकि डरावनी बात तो ये थी कि उस कार के अंदर सेल नहीं, एक आत्मा थी। रमन को वो कार बहुत अच्छी लगती है, जिसे वो अपने बेटे वीर को जन्मदिन पर देते हुए कहता है, अरे वीर बेटा, हैप्पी बर्थडे टू यू। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया। ये कार बहुत तेज चलती है, चलाकर देखो। ये है ब्रूम ब्रूम। अरे वाह बाबा, ये तो बहुत अच्छी कार है। वीर उस कार के साथ अपने कमरे में खेलने लगता है। तभी वो कार हवा में उड़ जाती है और उसमें से आवाज आती है, वीर, तेरा बचना मुश्किल है, अब तू भी मरेगा। तूने जोर से टक्कर मारी ना मुझे, देख लग गई। अरे ये कार हवा में कैसे उड़ रही है? वीर उस गाड़ी को बहुत पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो हवा में उड़ती रहती है, फिर जमीन पर चलने लगती है। वीर उस गाड़ी के पीछे पीछे एक जंगल में पहुंच जाता है, जहां चुड़ैल उस गाड़ी से निकलकर उसे मार देती है और ताली बजाकर कहती है, मार दिया इसको भी मैंने। ये मेरे साथ खेल नहीं रहा था, मेरे को पकड़ रहा था हवा में। अच्छा हुआ इसको यहाँ लाकर मार दिया। अब फिर से किसी और खिलौने में जाना पड़ेगा मुझे। चुड़ैल पहले का हथकंडा अपनाकर एक खिलौने के अंदर घुस जाती है और उसे कोई और बच्चा ले जाता है। उसके साथ थोड़ा खेलती है और फिर उसे भी मार देती है। रीना की माँ उस गुड़िया की हलचल को सोते वक्त महसूस कर लेती है। मैं कई दिनों से देख रही हूँ, ये गुड़िया अजीब अजीब सी हरकतें करती है। मैंने इसे चलते हुए भी देखा है। इसकी आंखों से लाल रोशनी निकलती है। आखिर चक्कर क्या है? गंगा जल से ही पता चलेगा मुझे। कहीं इसमें कोई आत्मा तो नहीं है? श्वेता उस गुड़िया पर जैसे ही गंगा जल की कुछ बूंदें डालती है तो उस गुड़िया की आंखें लाल हो जाती हैं। फिर वो चिल्लाकर बोलती है, मुझे मारना क्यों चाहती है? क्यों डाला तूने मुझ पर ये? अब मैं देख तेरी कितनी पिटाई करूंगी। इसका मतलब मेरा शक सही था। इसके अंदर एक आत्मा है, पर वो एक बच्चे जैसे क्यों लग रही है मुझे? अगर बच्चा है तो मुझे बात करने की कोशिश करनी होगी। श्वेता फटाफट फ्रिज में से चॉकलेट और लॉलीपॉप लाकर कहती है, देखो, मैं जानती हूँ इस डॉल के अंदर एक छोटी प्यारी सी बच्ची है जिसे ये चॉकलेट और लॉलीपॉप बहुत पसंद है। तो क्या तुम खाओगी? ये मेरी बेटी की है, मैं तुम्हें ये सारी दे दूंगी। हाँ मुझे चाहिए, मैंने बहुत दिनों से नहीं खाई। ठीक है, ये लो चॉकलेट, पर तुम्हें मुझे कुछ बताना पड़ेगा। तुम इस डॉल के अंदर कैसे आई? वो मैं ना अपने घर में रहती थी। मेरे मम्मी पापा मेरे को छोड़कर मेले में गए थे। फिर छत पर से एक अंकल आ गए और उन्होंने मुझे चॉकलेट दी। मैंने नहीं ली तो उन्होंने मेरी डॉल छीन ली और बोला, देखो तुम बहुत प्यारी बच्ची हो ना, अगर तुम्हें ये डॉल चाहिए तो मेरी बात मानो, चलो मेरे साथ। नहीं अंकल, मुझे नहीं आना, मम्मी ने मना किया है। और आप अंदर कैसे आ गए? इतनी बड़ी ऊँटनी है पर दिमाग बच्चों वाला। अभी इसकी गुड़िया को फेंकता हूँ, जब आएगी। देखो, ये गुड़िया चाहिए तो मेरे पास आओ, वरना मैं फेंक दूंगा। नहीं अंकल, मैं नहीं आऊंगी। मेरी गुड़िया को छोड़ दो, वो बहुत छोटी है। गुस्से में वो आदमी उसकी गुड़िया को छत से नीचे फेंक देता है, जिसे बचाने के लिए रिया भी कूद जाती है और मरकर चुड़ैल बन जाती है। वो गंदे अंकल ने मुझको मारा, मेरी गुड़िया छीन ली। उसको बचाने के लिए मैं भी कूद गई और फिर मेरे पर शक्ति आ गई। अब मैं किसी भी खिलौने में चली जाती हूँ, फिर लोग उस खिलौने को ले जाते हैं और मैं उन्हें मार देती हूँ। हे भगवान, इस लड़की के साथ कितना बुरा हुआ है।
उस आदमी ने इसका फायदा उठाया और तब से इस लड़की की आत्मा भटक रही है। मुझे इसकी आत्मा को मुक्ति दिलानी होगी। तुम यहीं पर रहना, कहीं मत जाना। मैं तुम्हारे लिए और चॉकलेट ला रही हूँ, ठीक है? श्वेता अपनी बेटी को लेकर एक तांत्रिक बाबा के पास जाती है और उन्हें घर पर बुलाकर लाती है, जिसके बाद वो तांत्रिक बाबा उस चुड़ैल के लिए मुक्ति पूजा करते हैं और वो चुड़ैल हमेशा के लिए चली जाती है। बच्चा चुराने वाली सास बहू। करमपुरा गांव में रात के घनघोर अंधेरे में दो औरतों के बुदबुदाने की आवाज सुनाई पड़ रही थी। अरे शुभी बहू, जल्दी कदम बढ़ा, देख हमें उजाला होने से पहले अपने काम को अंजाम देना होगा। चोर सास बहू नीमकी के घर में घुसकर उसके बगल में सो रहे बच्चे को चुरा ले जाती हैं। सवेरे आंख खुलने पर नीमकी अपने दूध मुहे बच्चे को न पाकर भौचक्की रह जाती है। मेरा बच्चा, हे भगवान, मेरा मुन्ना कहाँ चला गया? वो सभी के घरों में अपने बच्चे की छानबीन करने लगती है। अरे क्या हो गया नीमकी, इतनी शिद्दत से कौन से हीरे जवाहरात की खोज कर रही है तू? मेरा मुन्ना लापता है सरपंच जी। क्या? मगर ऐसे कैसे हुआ? रात में बिजली जाने के बाद मुन्ना बहुत रो रहा था, तो मैं किवाड़ भीड़ के घर के ओसारे में मुन्ने को लेकर सो गई और आंख खुली तो मुन्ना गायब था। इसका मतलब कल रात हमारे गांव में किसी बच्चा चोर ने दस्तक दी थी। अब सभी को अपने बच्चे के प्रति चौकन्ना रहना होगा भाई। सभी औरतें सरपंच की सलाह मानकर रात में अपने घर के दरवाजे बंद करके सोने लगती हैं। तभी आधी रात बच्चा चोर सास बहू गांव में आ धमकती हैं। सासू माँ, सभी ने अपने घरों के दरवाजे बंद कर रखे हैं, ऐसे तो हम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएंगे। सबर रख बहू, जैसे ही बत्ती गुल होगी हम अपना काम चालू कर देंगे। अचानक आधी रात बिजली की कटौती के साथ अंबिका का बच्चा जोर शोर से बिलक बिलक कर रोने लगता है। का करूं, हमरा लल्ला तो गर्मी से बिलबिला कर रोए जा रहा है। अंबिका के लाख पैंतरे आजमाने के बाद भी उसका बच्चा चुप नहीं होता। अरे काहे काय काय करत है बचवा, गांव में सरेआम बच्चा चोर घूमत है। बच्चे के लगातार चीखने के कारण अंबिका थक हार कर किवाड़ खोलकर चौखट पर आ बैठती है। आहा, कोठरी के भीतर तो जैसे आग बरसत है, यहाँ कितना शीतल हवा बहत है। अंबिका थपकियां देकर अपने बच्चे को सुलाने लगती है। तभी उसकी भी आंख लग जाती है, जिसे देख बच्चा चोर सास बहू चतुराई से उसके बच्चे को चुरा ले जाती हैं। देखा बहू, हम आज भी चोरी में सफल रहे। इससे पहले कि हमारी चोरी पकड़ी जाए, हमें फौरन 9-2-11 होना होगा। सुबह होने पर अंबिका की आंख खुलती है और वो घबरा कर कहती है, लल्ला कहाँ चल गवा तू? अम्मा को ना सता बचवा। अरे शीला, उर्मिला, हमरे लल्ला को देखी होगा? अरे नहीं तो। अंबिका माथे पर हाथ धरकर धब से जमीन पर बैठते हुए कहती है, हे राम जी, वो बच्चा चोर हमरे आंखों के तारे को भी चुरा ले गवा। तभी अचानक सरपंच गांव में दौड़ते हुए आते उससे कहते हैं, क्या बात है, सवेरे सवेरे इतना कोलाहल क्यों मचा हुआ है? सरपंच जी, आज फिर गांव से एक और बच्चा चोरी हो गया है। लाख तरकीब बनाने के बाद भी कोई भी बच्चा चोर सास बहू को नहीं पकड़ पाता। हर दिन गांव से बच्चा चोरी की वारदातें बढ़ती चली जाती हैं। अरे समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए, वो बच्चा चोर गांव में खुलेआम घूम रहा है। हमें जल्द ही इस बच्चा चोरी का मसला सुलझाना होगा। एक रात बच्चा चोर सास बहू रात के अंधियारे में फिर से गांव में दस्तक देकर कहती हैं, बस यही आखिरी बच्चा है जिसे हमें चुराना है। सासू माँ, आज हमारा रास्ता तो एकदम साफ है, देखो फाटक भी खुला पड़ा है। दोनों रानी के बगल में सो रहे बच्चे को उठाने के लिए हाथ बढ़ाती हैं। तभी रानी एकदम से आंख खोलकर दोनों का हाथ झटक कर दूर धकेलते हुए कहती है, तुम दोनों बच्चा चोरों की चोरी पकड़ी गई। अरे कैसी कसाई औरतें हो, तुम एक दूध मुहे बच्चे को उसकी माँ से अलग करते रूह नहीं कांपी तुम्हारी? एक माँ 9 महीने दर्द तकलीफ सहकर बच्चे को जन्म देती है। खैर, तुमने बच्चा जना होता तब ना। ये सुनकर शुभी की आंखों में आंसुओं का समंदर उतर आता है। अपने बच्चे के खातिर ही मैं ये सब कर रही हूँ। क्या मतलब? बच्चे चोरी की सच के तह तक पहुँचने के लिए तुम्हें इस बेबस माँ की दास्तान को सुनना होगा। स्वर्णपुरा गांव के निवासी किंजल को बधाइयां दे रहे हैं क्योंकि आज उसके घर बहू जो आई है। शुभी बहू, इस कलश को अपने दाहिने कदम से गिराकर अंदर आ जा। जी सासू माँ। बहू, मैं आज तक सिर्फ इकलौते बेटे की माँ थी, मगर अब मेरे पास तो जैसी बेटी भी है।
क्या बात है माँ, बहू के आते ही पार्टी बदल डाली। मैं कहाँ गया? वो अपने छोटे से परिवार में बेहद खुश थी। गुजरते समय के साथ शुभी गर्भवती हुई। क्या बात है बहू, आज तेरा चेहरा इतना दमक क्यों रहा है? माँ जी, आप दादी बनने वाली हैं। क्या सच बहू? ये खबर तो गौरव को बताना बनता है। गौरव बेटा, तू पिता बनने वाला है। क्या सचमुच? माँ मैं अभी घर आ रहा हूँ। पिता बनने की खबर सुनकर गौरव के पांव जमीन पर नहीं ठहरते। वो तेज रफ्तार से घर की ओर बढ़ता है कि तभी बीच रास्ते पर उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट होने के कारण उसी समय उसकी मृत्यु हो जाती है। ये दुखद खबर सुनकर किंजल कहती है, बहू देख, इस घर का दीपक हमेशा के खातिर बुझ गया। माँ जी, गौरव की छवि मेरे कोख में समाई हुई है। हिम्मत रखिए, वो फिर लौटेंगे। समय के तेज पड़ाव के साथ शुभी गर्भावस्था के 9वें महीने में कदम रखती है। फिर एक रात। माँ जी उठिए, मुझे प्रसव पीड़ा शुरू हो चुका है, मुझे अस्पताल ले चलिए। दोनों सास बहू अस्पताल पहुंचते हैं, जहां शुभी एक बेटे को जन्म देती है। अरे मुबारक हो, आपको बेटा हुआ है। गोद में लिए बच्चे को नर्स शुभी के हाथों में थमाकर कहती है, ये रहा आपका बच्चा। शुभी अपने बच्चे को गोद में लेकर उसे चूमती चाटती है। मेरे कलेजे का टुकड़ा, लाइए बच्चे को मुझे दे दीजिए, इसे बेबी वार्ड में शिफ्ट करना होगा। नर्स बच्चे को बेबी वार्ड में शिफ्ट कर देती है, लेकिन आधी रात एक चोर दबे पांव वहां घुसकर कहता है, अरे वाह, ये बच्चा तो सबसे सुंदर है। अगर इसे मालदार पार्टी को बेचूंगा तो ढेरों नोट के बंडल मिलेंगे। लोभी चोर बच्चे को चुराकर रफू चक्कर हो जाता है। सवेरे नर्स बच्चे को बेबी वार्ड में न पाकर कहती है, डॉक्टर, बेबी वार्ड से एक बच्चा गायब है। बट बच्चे का हैंड टैग नंबर क्या था? 10। क्या कहा तुमने? 10 नंबर का टैग तो मेरे बेटे की हथेली में था। तुम सभी इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हो? बहू हिम्मत रख, बच्चे के दाहिनी जांघ पर बड़ा सा काला सा तिल है, इससे हम उसे खोज लेंगे। चल। घंटों ढूंढने के बावजूद भी उन्हें बच्चे का आता पता नहीं चलता। हमने अस्पताल का चप्पा चप्पा छान मारा, मगर मेरा बच्चा कहीं नहीं मिला। माँ, इसे बच्चा चोरी का क्या वास्ता? तुम लोगों के बच्चे क्यों चुरा रही हो? हम सिर्फ सभी के जन्मजात बच्चों को चुराकर उनकी तलाशी होती है, और जब अपने बच्चे का निशान नहीं पाते तो अगली रात उन्हें घर छोड़कर आते हैं। सवेरे रानी पूरे गांव के सामने बच्चा चोर सास बहू का जिक्र बयान करते हुए कहती है, देखिए, भले ही इनका तरीका गलत था, लेकिन एक माँ होते हुए हम इसका हाल समझ सकते हैं। हमें एकजुट होकर इनकी मदद करनी होगी। सभी औरतें उनके संग मिलकर आस पड़ोस के गांव में उनके बच्चे की खोजबीन करती हैं। अरे रानी, अब तक तो चोर इनके बच्चे को कसाईयों के हाथ बेच चुका होगा। लगता है अब हमें खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा। अचानक दोनों सास बहू को एक झोपड़ी से आ रही बच्चे की आवाज सुनाई पड़ने पर वो दौड़कर झोपड़ी में आती हैं। कौन हो तुम सब? माँ जी, वो देखिए, वही तिल जो हमारे बच्चे के जांघ पर था। नीच कमीने, लौटा मेरा बच्चा। ये मेरा बच्चा है, भागो वरना। सभी बौखलाई औरतें चोर पर वार करके उसे चोटिल कर देती हैं, जिसके बाद सरपंच पुलिस को लेकर वहां आ धमकता है। इंस्पेक्टर साहब, लेकर जाइए इस चोर उचक्के को और इसे कड़ी सजा देना। देख बहू, हमारे कुल का दीपक आज हमारी आंखों के सामने है। हाँ माँ जी, गांव की औरतों का साथ हमें हमारे बच्चे तक ले ही आया। आप सबका शुक्रिया। इस तरह दोनों सास बहू अंत में हंसी खुशी नन्हे मेहमान का स्वागत करती हैं। लंबी पूंछ वाली चुड़ैल। ऊँट ऊंचा, ऊँट की पीठ ऊंची, ऊंचे ऊँट की पीठ ऊंची, इसी प्रकार मेरी पूंछ बहुत लंबी। आज तो मेरा मन शिकार करने को हो रहा है। आज तो गांव जाकर कई सारे लोगों को खाकर ही मानूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल जंगल में अपनी गुफा से निकलकर गांव में पहुंच जाती है, जिसके बाद चुड़ैल गांव में पहुंचकर अपना हाहाकार मचाना लगती है। नहीं छोड़ूंगी, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, सबको मार दूंगी। चुड़ैल जिसे भी देखती उसे अपनी पूंछ से पकड़कर अपने सीधे मुंह में निकल जाती। अरे छोड़ दो मुझे, अरे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तू मुझे क्यों मार रही है? अरे छोड़ दे चुड़ैल, अरे मुझे छोड़ दे। अगर तुझे छोड़ दूंगी तो मैं क्या खाऊंगी? तुझे खाकर ही तो मेरे पेट की भूख मिटेगी। लेकिन ऐसा कहकर रतन लाल को वो खा जाती है।
जिसके बाद वो अपना अगला शिकार पकड़ने लगती है। जितना मर्जी भाग लो, आना तो तुम्हें मेरे पास ही है। तभी गांव के सभी लोग अपनी जान बचाकर यहाँ से वहाँ भागने लगते हैं। अरे भागो, अपनी जान बचाओ, ये लंबी पूंछ वाली चुड़ैल हम में से किसी को नहीं छोड़ेगी, ये सबको मार देगी। जल्दी, जितनी जल्दी हो सके अपनी जान बचाकर भागो यहाँ से। कुछ लोग तो अपने घरों में जाकर छुप जाते हैं, तो कुछ लोग वहाँ से बहुत दूर भाग जाते हैं, और जो बचे कुचे होते हैं उन्हें चुड़ैल अपनी पूंछ से पकड़कर सीधा अपने मुंह में निगल जाती है, जिसके बाद वो वहाँ से अपनी गुफा को लौटने लगती है। बहुत मजा आया, इतने सारे लोगों को खाकर तो मेरे पेट को आनंद ही मिल गया। अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। चुड़ैल हवा के झोंके की तरह वहाँ से भाग जाती है, जिसके बाद वो अपनी गुफा में जाकर आराम करने लगती है। लंबी पूंछ वाली चुड़ैल की वजह से पूरा गांव तहस नहस हो जाता है। सभी लोग डर से कांप रहे होते हैं। कुछ लोग तो उसकी पूंछ की वजह से घायल भी हो जाते हैं, जिन्हें गांव के लोग उठाकर उनका इलाज कराने लगते हैं। तभी गांव के सभी लोग मिलकर चुड़ैल के बारे में बात करने लगते हैं। अरे, अगर इस तरह चुड़ैल हमारे गांव में आती रहेगी तो हम गांव वाले किस प्रकार जी पाएंगे? अरे, इस डर डर से जीने से तो अच्छा है कि हम इस गांव को छोड़कर यहाँ से चले जाएं। अरे गांव कैसे छोड़े? अपने पुरखों की जमीन को इस प्रकार कैसे छोड़ सकते हैं? हम लोग, पहली बात तो हम लोग जाएंगे कहाँ? कहीं भी चले जाओ, चुड़ैल हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। हमें तो उस चुड़ैल को ही इस गांव से भगाना चाहिए। ये गांव हमारा है, उस चुड़ैल का नहीं। गांव के सभी लोग गायत्री की बात को सुनकर उसकी बात पर सहमत होते हैं। अरे गायत्री बेटा, तुम सही कहती हो। हमें उस चुड़ैल से लड़ना होगा और अपने गांव को बचाना होगा, जिसके लिए हमें उसे पकड़ने के लिए कुछ सोचना होगा। गांव के सभी लोग चुड़ैल को पकड़ने के लिए प्लानिंग करते हैं, जिसके बाद वो चुड़ैल के आने का इंतजार करते हैं। कुछ रातें तो इसी प्रकार बीत जाती हैं। जैसे ही कुछ दिनों बाद चुड़ैल अपनी गुफा से दोबारा निकलती है, तो वो अपने शिकार ढूंढने गांव पहुंच जाती है। बहुत दिनों से ये गांव के लोग आराम फरमा रहे हैं, आज तो मैं तुम लोगों का भुर्ता बनाकर खा ही जाऊंगी। बहुत मजा आएगा। ऐसे ही वो गांव के लोगों को यहाँ वहाँ देखने लगती है, लेकिन पूरे गांव में उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा होता है, जिसे देखकर चुड़ैल कहती है, अरे, ये चारों तरफ सन्नाटा क्यों छाया हुआ है? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे गांव वाले मेरे डर के मारे गांव ही छोड़कर चले गए। अब मैं क्या खाऊंगी? अब मुझे गांव वालों को ढूंढ ढूंढ कर पकड़ना होगा। तभी चुड़ैल को एक खंबे के पास एक आदमी बंधा हुआ दिखाई देता है। अरे वाह, क्या बात है, मुझे मेरा शिकार मिल गया। अब तो बहुत मजा आएगा। चुड़ैल तुरंत उसके पास जाती है और अपनी पूंछ से उसे पकड़कर अपने मुंह में निगल जाती है। तभी चुड़ैल के ऊपर जाल आकर गिर जाता है। चुड़ैल उस जाल में फंस जाती है और तभी गांव के सभी लोग इकट्ठा होकर चारों तरफ से चुड़ैल को घेर लेते हैं। अरे, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम मेरे बारे में नहीं जानते। मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगी। अरे चुड़ैल छोड़ेगी तो तब ना, जब तू बच पाएगी। आज हम तुझको इस गांव से भगा कर ही रहेंगे। तेरी वजह से न जाने कितने लोगों की जान चली गई है। तुझे तो हमारा गांव छोड़कर यहाँ से जाना ही होगा। चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है और हंसते हुए कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे आसानी से पकड़ लोगे? मैं तुम्हारे हाथ नहीं आने वाली। चुड़ैल अपनी जादुई शक्तियों से अपने ऊपर के जाल को जला देती है, जिसके बाद वो वहाँ से भाग जाती है। चुड़ैल के भागने के बाद गांव के सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाते हैं। अरे, ये देखा तुम लोगों ने? चुड़ैल तो हमें चकमा देकर यहाँ से भाग गई। अब हम लोग चुड़ैल को कैसे पकड़ेंगे? अरे, हमें चुड़ैल को पकड़ने के लिए कुछ और सोचना होगा, क्योंकि वो चुड़ैल है और हमसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली भी है। अब तो हमारे पास केवल एक ही तरीका है चुड़ैल को पकड़ने का। जो भी तरीका है उसे जल्दी से इस्तेमाल करो, नहीं तो चुड़ैल हम में से किसी को भी नहीं छोड़ेगी। हमें तांत्रिक बाबा की मदद लेनी होगी। अब वही हमारी मदद कर सकते हैं। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, गांव के सभी लोग मिलकर एक तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं और उन्हें अपने गांव में आ रही चुड़ैल के बारे में बताते हैं, जिसे सुनकर तांत्रिक बाबा गांव वालों से कहते हैं, जैसे कुछ चुड़ैलों की सारी शक्ति उनके बालों में होती है, ऐसे ही लंबी पूंछ वाली चुड़ैल की शक्ति उसकी लंबी पूंछ में होती है।
अब हमें किसी तरह उसकी पूंछ को आग लगानी होगी। आज रात मैं उसे इस गांव में बुला लूंगा और तुम लोगों को उसमें मेरा साथ देना होगा। ये कहकर तांत्रिक रात के समय गांव में पहुंच जाता है और अपने तंत्र विद्या का प्रयोग करने लगता है, जिसके बाद चुड़ैल उसकी तरफ अपने आप खींची चली आती है। क्यों तांत्रिक, तूने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है? चुड़ैल, तू इन गांव वालों को क्यों परेशान कर रही है? चली जा यहाँ से, इन मासूम लोगों को परेशान मत कर। मैं इनमें से किसी को नहीं छोड़ूंगी। अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो मैं तुझे एक मौका देती हूँ। जा, बचा ले अपनी जान। चुड़ैल तांत्रिक की एक नहीं सुनती, जिसके बाद तांत्रिक बाबा एक मंत्र का जाप करने लगते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जैसे ही तांत्रिक के मंत्र चुड़ैल के कानों में गूंजने लगते हैं, चुड़ैल की सभी शक्तियां खत्म हो जाती हैं, जिसके बाद वो वहीं गिर जाती है और तड़पने लगती है। तभी गांव का एक आदमी इस मौके का फायदा उठाता है और चुड़ैल की लंबी पूंछ में आग लगा देता है, जिसके बाद चुड़ैल की लंबी पूंछ जलने लगती है और वो धीरे धीरे वहीं जलकर राख हो जाती है, जिसके बाद गांव वालों को चुड़ैल से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है। आज के बाद ये चुड़ैल तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगी। मैं इसकी आहुति लेकर जा रहा हूँ। अब ये मेरे पास हमेशा कैद रहेगी। ऐसा कहकर तांत्रिक उसकी आहुति ले लेता है और वहां से चला जाता है। उस दिन के बाद से गांव वाले चुड़ैल के खौफ से मुक्त हो जाते हैं और खुशी खुशी जीने लगते हैं। 3 जादुई लंबी नाक वाली बहनें। धवलपुर गांव में श्लाखा, मौलिका और रुबीना नाम की 3 बहनें एक पुराने से कच्चे बेरंग मकान में रहा करती थी। रसोई घर में चूल्हे पर चढ़ी सब्जी जल रही थी, जिसे सूंघते हुए श्लेखा बोलती है, पता था मुझे कि जरूर तुम दोनों का भरत मिलाप ही चल रहा होगा। अरे मेरी मंद बुद्धि बहनों, तुम्हारी चपटी पिद्दी सी नाक के साथ आंखें भी बटन हो गई हैं क्या? वो तो गनीमत की मेरी लंबी नाक की सूंघने की क्षमता इतनी तेज है। शलाका, तुमको हर समय अपनी लंबी नाक की बड़ाई करने का और हमें शर्मिंदा करने का एक मौका चाहिए होता है। जब भी देखो अपनी लंबी नाक होने का बखान करती रहती हो। मेरी जलोकड़ी बहनों, मैं भली तरह जानती हूँ कि तुम दोनों मेरी लंबी नाक से जल बुनकर राख होती हो। जाने हमारे बीच खून का रिश्ता कैसे बन गया। मैं कहा मैदे की तरह एकदम गोरी चिट्टी, और वहीं तुम दोनों कोयला खदान। ऊपर से आड़ी टेढ़ी नाक तुम दोनों की। चपटी नाक एकदम समतल पठार के जैसा है, और मेरी नाक एकदम छुरी जैसी धारदार और सुंदर नयन नक्श की मालकिन। श्लाखा, भले ही तुम रूपवती हो, लेकिन तुम्हारा दिल एकदम मैला है। घर में एक बूंद भी पानी नहीं है। शलाका, आज कुएं से पानी भरने की बारी तो तुम्हारी थी ना। अरे मेरी कुरूप मंद बुद्धि बहनों, मैं धूप में अपने चांद से सुंदर चेहरे को झुलसाना नहीं चाहती। ये नौकर वाले काम तुम पर ही जचते हैं। दोनों बहनें गगरी उठाकर पानी भरने के लिए कुएं पर पहुंचती हैं, जहां कुएं के किनारे एक तपस्वी घायल हाल में बेसुध पड़ा मदद की गुहार लगा रहा था। अरे अरे, कोई मेरी मदद करो, कोई तरस खाओ। रुबीना, ये तो कोई तपस्वी जान पड़ते हैं। इनके हाथ पाँव में तो बड़ी गंभीर चोट आई है और ये प्यासे भी प्रतीत हो रही हैं। दोनों बहनें हड़बड़ी के साथ कुएं से गागर भर के तपस्वी को पानी पिलाकर उसके घाव पर कपड़ा बांधती हैं। तपस्वी अंजुरी ओढ़कर पानी पीकर कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बच्चियों, तुमने मुझ प्यासे को पानी पिलाया। इसमें शुक्रिया कैसा बाबा, ये तो हमारी खुशकिस्मती है। एक तपस्वी की जान बचाना तो बड़े पुण्य का काम है। देरी जान पड़ने पर श्लाखा भी उनके पीछे कुएं पर आ पहुंचती है। तभी तपस्वी जमीन से गायब होकर एक विशाल देवता का रूप धरकर कहता है, तुम दोनों भले मन की युवती हो, मुझे इस अवतार में देख अचंभित न हो। वो मात्र एक परीक्षा थी जिसमें तुम दोनों सफल हो चुकी हो। मांगो, क्या वरदान चाहती हो? बाबा, हमारी कुरूपता और भद्दी नाक के चलते हमारी रूपवती बहन शलाखा हमें अपने पैरों की धूल की तरह रौंदती है। देवता अपनी हथेली उनकी ओर करते हुए कहते हैं, मैं तुम दोनों को वरदान देता हूँ कि अब तक तुम्हारी ये छोटी चपटी नाक जो तुम्हारी शर्मिंदगी का कारण बनी हुई थी, वो एकदम धारदार लंबी खूबसूरत नाक में बदल जाएगी और तुम्हारे कहने के मुताबिक वो जादुई नाक में बदलकर सोना और हीरा बरसाएगी। अचानक दोनों बहनें तेज रोशनी से भर जाती हैं और उनकी भद्दी नाक एकदम लंबी खड़ी सुंदर आकार की होने के साथ उनका नया नक्श एक अप्सरा में बदल जाता है। बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक देवता होकर आप मेरे साथ ऐसी ज्यादती नहीं कर सकते।
मुझे भी इन दोनों की तरह एकदम लंबी जादुई नाक चाहिए। मैं तुम्हें वरदान नहीं बल्कि अभिशाप देता हूँ कि जिस सुंदर रूप और लंबी नाक पर तुम्हें गुमान है वो इसी क्षण खूबसूरती से बदसूरती में बदल जाए। नहीं नहीं, मुझे कुरूप मत बनाइए, मुझे क्षमा कीजिए, मैं अब से ऐसा कभी नहीं करूंगी। ये सब देखकर देवता कहता है, ठीक है, तुम्हारे पछतावे को देखते हुए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम भी जादुई लंबी नाक की वारिस ठहरो, किंतु तुमने इसका सदुपयोग छोड़ दुरुपयोग किया तो ये जादू तुमसे दूर हो जाएगा। तीनों बहनें अपनी जादुई लंबी नाक को पाकर हंसी खुशी गांव लौटने लगती हैं। तभी उनकी नजर एक आग लगे घर पर पड़ती है। अरे कौन हमार मदद करो, चौबे जी घर के अंदर फंस गए हैं, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। अरे हम क्या कोई फायर ब्रिगेड वाले हैं जो इस आग को बुझा दे? क्या तुम भूल गई श्लाखा, हमारे पास जादुई नाक तो है जिससे हम उस आदमी को बाहर निकाल सकते हैं। तीनों अपनी जादुई नाक से मदद की मांग करती हैं और उनकी नाक रस्सी की नाई लंबी होकर उस इंसान को लपेटकर बाहर खींच लाती है। हारी बिटिया, तो हार बहुत है, धन्यवाद परी, करिश्मा कैसन की। काकी, दरअसल हम तीनों बहनों को आज ही जादुई लंबी नाक का वरदान प्राप्त है। अरे चौबे जी, आप माथे पर हाथ धरकर काहे बैठे हैं? क्या करूं, एक एक तिनका जोड़कर कितनी मुश्किल से इस घर को खड़ा किया था। अरे मेरी आंखों के सामने सब कुछ खाक हो गया। आपने वो कहावत नहीं सुनी, जान बची तो लाखों। खैर, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, रुकिए, जादुई नाक, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। तीनों बहनों की नाक एकदम लंबी बड़ी होकर सोना, पैसा और हीरो की बौछार करते हुए कहती हैं, इन सोने हीरो को बेचकर आप एक नया घर खड़ा कर सकते हैं। तुम्हारी जादुई नाक के कारण तुमने हमारी मुश्किलों को चुटकियों में निपटा दिया, तुम्हारा शुक्रिया। तीनों बहनें अपनी जादुई नाक की सराहना सुनकर घर लौट आती हैं। अब जब हम तीनों जादुई नाक वाली बहन हैं, तो हम इस टूटी फूटी झोपड़ी में क्यों रहेंगे? क्यों ना हम अपने लिए भी एक नया आशियाना बनाएं? पहली बार तुमने पते की बात की है। ए हमारी प्यारी जादुई नाक, हमको सोना, हीरा और पैसा दो। तीनों बहनें स्वर्ग की अप्सरा की भांति दमकने लगती हैं और उनकी लंबी जादुई नाक से सोने, हीरे और पैसों के ढेर लग जाते हैं। हमारी ये जादुई नाक किसी हीरे की खान से कम नहीं। इतने धन से तो हम एक पूरा गांव खड़ा कर सकते हैं, सैकड़ों आलीशान घर बनाकर। अपनी जादुई नाक से मिले धन को बेचकर तीनों गांव में सबसे आलीशान घर की नींव डालकर रानियों के जैसी जिंदगी बिताने लगती हैं। एक रोज गांव में एक बुढ़िया आती है। दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे, तुझको रखे राम, अरे कोई है इस बड़े घर का बड़े दिल वाला। बुढ़िया की गुनगुनाती आवाज सुन तीनों बहनें बाहर आकर निकलकर कहती हैं, अरे कौन हो आप? भाग्य की मारी भिखारन हूँ, कल मेरी बिटिया का ब्याह है, चंदा मांगने आई हूँ। पाप का बोझा उतर जाए, फिर भले मर भी जाऊं तो अफसोस नहीं रहेगा। आप एकदम सही जगह पर आई हैं, रुकिए। तीनों बहनें आंखें बंद करती हुई अपने नाक को स्पर्श करते हुए कहती हैं, ए हमारी जादुई नाक, हमें तुमसे मदद चाहिए। अगले ही पल तीनों बहन की नाक एकदम लंबी जादुई नाक में ढलकर सोना, हीरा और पैसा बरसाती है। बुढ़िया ये देखकर भौचक्की रह जाती है। अरे तुम तीनों जादूगरनी हो क्या? धन की देवी की दूत? वो आप भूल जाइए, ये सब आप रख लीजिए। इनसे ना सिर्फ आप अपनी बेटी की धूमधाम से शादी कर पाएंगे, बल्कि अपने बुढ़ापे के जीवन को अच्छे से गुजार पाएंगी। अब भविष्य में आपको किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। तुमने इस गरीब बुढ़िया की झोली भर दी, ईश्वर तुम्हें खूब बढ़ोतरी दे। बुढ़िया सोना, हीरा और पैसा लेकर चली जाती है। समय ऐसे ही गुजरता चला जाता है। फिर एक रोज गांव के लोग उनसे मदद की मांग करते हैं। आप सब अचानक से यहाँ, क्या बात है? बिटिया, इस गांव का सरपंच होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं यहाँ का विकास करूं, पर हमारे पास इतना धन नहीं है। ईश्वर की तुम तीनों पर बड़ी दया करुणा है। तुम तीनों अपनी जादुई नाक से कुछ धन देकर हमारी मदद करो तो गांव में स्कूल, सड़कें, अस्पताल इत्यादि का बंदोबस्त हो जाएगा। हम हमारे गांव की तरक्की में अपना योगदान जरूर देंगे। तीनों बहनें एक बार फिर अपनी जादुई नाक के द्वारा गांव वालों की आंखों के सामने उनकी जादुई लंबी नाक से सोने, हीरे और करारे नोट बरसते हैं। अगर हमारी जादुई नाक से गांव की बदहाली खुशहाली में बदल जाए तो इससे बेहतर क्या हो सकता है? तीनों बहनों की जादुई नाक से गरीब गांव की काया पलट हो जाती है और जादुई नाक वाली तीनों बहनें हंसी खुशी एक साथ रहा करती हैं। शाम के 6 बजे थे। साफ मौसम था। बच्चे पेड़ के नीचे खेल रहे थे।
तीन भैंसें मजे से चारा चर रही थीं कि अचानक तेज आंधी चलने लगती है। बादल बिल्कुल काले हो जाते हैं। मौसम के रुख बदलने से सब अपने घर में घुस जाते हैं। वहीं बंधी हुई तीनों भैंस हाहाकार मचाने लगती हैं। तभी भैंस के आगे चुड़ैल आ जाती है और हंसकर कहती है, आ गई आखिर मैं भैंसों को चुराने आ गई। आज तो मैं इसे लेकर ही जाऊंगी और फिर इनका मीठा मीठा दूध पीऊंगी। भैंस अभी उस चुड़ैल को देखकर जोर जोर से आवाज निकाल रही थी और उससे भागने की कोशिश कर रही थी। इतने में उस भैंस की मालकिन ममता आ जाती है और कहती है, अरे अरे, ये मेरी भैंसिया इतना मिचमिचा क्यों रही है? शांत हो जा, शांत। वो इसलिए मिचमिचा रही है क्योंकि उन्होंने चुड़ैल को देख लिया है। चुड़ैल? अरे अब समझ आया, मेरी भैंसिया क्यों मिचमिचा रही थी। बचाओ बचाओ, भागो यहाँ से। अब तो भी मिचमिचाई ना मोटी, मुझे देखकर तेरी तो हो गई ना ऐसी तैसी। तू भी तो मोटी है, मोटी चुड़ैल भैंस कहीं की। क्या बोला तूने मुझे? तेरी तो। ऐसा बोलकर वो मोटी ममता भाग जाती है। तुझे तो मैं बाद में देखूंगी मोटी कहीं की। पहले मैं अपनी भैंसों को ले जाऊं यहाँ से। इतना कहते ही चुड़ैल उसकी तीनों भैंसों को चुराकर ले जाती है। कुछ देर बाद एकाएक करके सारी भैंसों का दूध निकालकर पीने लगती है। दूध पीकर वो मोटी हो जाती है और डकार मारकर कहती है, अब आया ना मेरे दिल को चैन। वाह, कितना मजेदार भैंसिया का दूध था। कुछ दिनों तक चुड़ैल उन भैंसों को चारा खिलाती है, नहलाती धुलाती, उनका अच्छे से ख्याल रखती है। ऐसे ही एक शाम थक कर वो कहती है, हाय राम, मैं तो थक गई रे भैंसों को ढूंढते ढूंढते। आज तो मुझे ज्यादा दूध चाहिए। मैं बेचारी शाकाहारी चुड़ैल किस इंसान को मारकर खाऊंगी? या उसका खून पीऊंगी या उसे नोचूंगी? मुझसे ये सब नहीं होता। मैं तो बस मेरी भैंसियाओं को चुराऊंगी और उनका दूध पीऊंगी। ये बोलकर वो भैंस का दूध पीने के लिए जैसे ही झुककर उसे पकड़ती है, तभी उसे वो भैंस एक लात मार देती है, जिस वजह से वो कहती है, अरे राम रे, इस भैंसिया की इतनी हिम्मत! इसने मुझे दूध पीने से रोका, अब तो पीकर ही रहूंगी। ऐसा कहते ही वो चुड़ैल उस भैंस को पकड़ने भागती है। तभी वो भैंस भी चालाकी दिखाते हुए भाग जाती है। भैंस काफी आगे तक चली जाती है। दोनों भैंसें भी गायब हो जाती हैं। चुड़ैल गांव में और भैंसों को चुराने के लिए निकल जाती है। एक तबेले में 4 भैंसें चर रही थीं। चुड़ैल उसे भी रातों रात चोरी करके ले आती है। तभी उन भैंसों का मालिक भैंसों को तबेले में न देखकर सिर पीटते हुए कहता है, अरे राम राम, अरे बर्बाद हो गया मैं। कहाँ चली गई मेरी चारों के चारों भैंसें? किसने मेरी भैंसों को चुरा लिया? इस तरह चुड़ैल लोगों की भैंसों की चोरी करके उन्हें इकट्ठा करके उनका दूध पिया करती थी। वहीं गांव में उन भैंसों का मालिक चिल्ला चिल्ला कर अपनी भैंसों का रोना गाता है, अरे कोई तो लाओ मेरी भैंसों को वापस। अरे मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। मेरा तो खर्चा पानी बंद हो जाएगा। मैं कैसे दूध निकाल कर बेचूंगा रे? अरे क्या हुआ भाई साहब, क्यों इतना चीख रहे हो? कहाँ चली गई तुम्हारी भैंस? अरे क्या बताऊं लाजवंती, अरे रातों रात भैंसें चोरी हो गई, पता नहीं कौन ले गया। क्या तुम्हारी भी भैंसें चोरी हो गई है? कल शाम को मेरी पड़ोसन की भैंस भी चोरी हो गई। आखिर ये सब कर कौन रहा है? मुझे अपनी सारी भैंसें चाहिए, इसका तो मैं पता लगा कर ही रहूंगा। 2 दिन बाद चुड़ैल गांव में आती है और फिर किसी की भैंस को खोटे से खोलकर ले जा रही थी कि भैंस उस पिशाचिनी को देखकर शोर मचाने लगती है। तभी चुड़ैल उस भैंस का कान पकड़कर कहती है, चल आजा, तू भी चल ले। तेरे सारे दोस्त वही है। वो तो अब मुझे दूध देने में नखरे करती है। सोचा क्यों ना एक और भैंस को ले आऊंगी तो तू मुझे खुश रखेगी ना। वो चुड़ैल जैसे ही उस भैंस को ले जाने वाली थी, उस भैंस की मालकिन रमा आकर शोर मचा देती है, जिससे गांव वाले आसपास इकट्ठा होकर कहते हैं, अरे क्या हुआ रमा, चिल्ला क्यों रही हो? सोना चांदी चोरी हो गई क्या तुम्हारी? अरे सोना चांदी छोड़ो, वो देखो चुड़ैल मेरी भी भैंस को ले आई है।
इसका मतलब गांव में अब तक सारी भैंस यही चुरा रही है। अरे ये तो चुड़ैल है, पकड़ लो, इसे जल्दी से पकड़ो, अरे जल्दी से कोई गंगा जल लेकर आओ। ये बोलकर चुड़ैल कुछ लोगों को मारने लगती है, लेकिन तभी कोई गंगा जल लाकर चुड़ैल के ऊपर डाल देता है, जिससे उसकी शक्तियां कमजोर हो जाती हैं और गांव वाले उसे एक पेड़ से बांध देते हैं। होश में आने के बाद चुड़ैल बौखला जाती है। खोलो मुझे, मैंने बोला खोलो, वरना एक एक को मार डालूंगी। मुझे मेरी भैंस के पास जाने दे, मेरे भूख का टाइम हो गया है। अरे ज्यादा चिल्ला मत भैंस चुराने वाली चुड़ैल। ये बता, उन लोगों की भैंस चुराकर उनसे उनकी दैनिक आमदनी क्यों छीनी तूने? जानती है ना, ये सब अपने भैंस का दूध बेचकर ही अपना जीवन चलाते हैं। बता तूने क्यों किया ये सब, वरना हम तेरे ऊपर गंगा जल डाल देंगे। नहीं, ऐसा मत करना, मैं बताती हूँ। कुछ समय पहले की बात है, मेरे घर में 3-4 भैंसें थी। मैं बहुत प्यार करती थी उनसे, उनको नहलाना धुलाना, टाइम पर चारा देना, उनके साथ खेलना, बातें करना, सब अच्छा लगता था मुझे। एक दिन मेरी भैंसों की खूंटे से गांठ खुल गई, न जाने कैसे, और वो मुझे छोड़कर चली गई। मैं इधर उधर भागने लगी अपनी भैंस को ढूंढने के लिए। तभी एक पड़ोसन बोली, अरे निर्मला, तू इतनी मोटी हो गई है, इन भैंसों का दूध पी पी कर अब कैसे भागेगी? ऐसा कर, एक रिक्शा कर ले। तू ज्यादा मत बोल पार्वती, मैं जानती हूँ तू मुझसे और मेरी भैंसों से जलती है। अरे भैया, तुझ जैसी भैंस पालने वाली आज तक मैंने नहीं देखी। अरे लोग भैंस का दूध बेचते हैं, लेकिन तू तो 4-4 भैंस का ताजा दूध निकालकर अकेली ढकोस कर पी जाती है, तभी खुद भी भैंस जैसी हो गई है। हाँ, तो तेरे बाप का क्या जाता है? तेरी भैंस का दूध तो नहीं पी रही ना? निर्मला अपनी पड़ोसन को सुनाकर अपनी भैंस को ढूंढने चली जाती है। तभी बहुत तेज बारिश होती है, लेकिन वो फिर भी ढूंढना नहीं छोड़ती। तभी आगे जाकर उसे अपनी एक भैंस दिखाई देती है। वो उसके पास जा रही थी कि आसमान से जोर से बिजली कड़कती है। आंधी की वजह से खंभा गिर जाता है, जिससे सड़क पर इकट्ठे पानी में करंट आने लगता है। अपनी भैंस के पास जाते ही करंट लगने से उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद मैंने भैंसों को चुराना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं खाने से ज्यादा भैंसों का दूध पीकर जीती थी। मुझे भूख लग रही थी, इसीलिए मैंने भैंसों की चोरी की, जिसे पीकर मुझे बहुत मजा आता था। देखो, तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं करना चाहते, चुपचाप हमारी भैंसें लौटा दो। नहीं, मैं अपनी भैंसें किसी को नहीं दूंगी, वो मेरी है। लगता है गांव वालों ये चुड़ैल ऐसे नहीं मानेगी, जल्दी से तांत्रिक बाबा को बुलाओ। कुछ देर में तांत्रिक बाबा आते हैं और विधि करके ध्यान लगाते हैं। ओम ह्रीं क्लीं भट्ट स्वाहा, चुड़ैल मृत्युम बंधक मृतम, आलतू जलालतू, सारी भैंस कहाँ है बता तू। तांत्रिक इतना कहते ही ध्यान लगाता है तो उसे भैंसों का पता चल जाता है, जिसके बाद वह खूब मंत्रोच्चारण करके चुड़ैल पर भस्म डालता है। फिर उसे एक बोतल में बंद कर देता है और कहता है, आपकी सारी भैंसें पहाड़ के पीछे वाले तबेले में हैं। आप सब जाकर अपनी भैंसें वहां से ले आइए और मैं इस चुड़ैल को ठिकाने लगा देता हूँ।